अपडेट। इमेजिन अगर हर एक कंट्री अपनी पावर बढ़ाने में लग जाए, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में लग जाए, ताकत, तो ऐसे में जो दुनिया है, वर्ल्ड है, वो इनसिक्योर बनेगा या सिक्योर बनेगा, असुरक्षित बनेगा या सुरक्षित बनेगा। चलो एक और चीज सोच लेते हैं, सोचना ही तो है। सोचो अगर आप सुबह उठे हो और आपको पता चले कि किसी बड़े नेशन ने अपनी आर्मी दोगुनी कर ली है, अपनी मिलिट्री वेपन सब कुछ बहुत और दोगुना कर लिया है, तो ऐसे में आपको अपने नेशन में कैसा फील होगा, सेफ या अनसेफ? यही सवाल हमें लेकर आता है इंटरनेशनल रिलेशंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट पर, नियो रियलिज्म एंड स्ट्रक्चरल रियलिज्म। So hello everyone, this is Jaya, your UGC NET Political Science mentor. Today in this lecture we are going to discuss neo-realism with depth. तो पूरा लेक्चर आप ध्यान से सुनिएगा, हर एक कीवर्ड्स को, हर एक कंसेप्ट को। प्लीज डू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एट द सेम टाइम थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव अहेड। तो पहले हम जान लेते हैं कि इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या क्या, हम कवर करेंगे। फर्स्ट हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से, देन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट कि उस थ्योरी का क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या नीड थी, क्या सिचुएशन थी कि नियो रियलिज्म थ्योरी के एमरजेंस हुआ। देन कोर कंसेप्शंस, क्या की कंसेप्ट हैं उसके, मेनली किन बातों को वो कहती है, क्या है उसमें मेन मुद्दे। फिर उसके हम टाइप्स पढ़ेंगे। देन वॉल्स एंड मैक्सिमस, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ही हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं। जब हम न्यू रियलिज्म की बात करते हैं हम इनके क्या विचार हैं उनको अच्छे से जानेंगे। नेक्स्ट फिर हम क्रिटिसिज्म पे बात करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स क्रिटिकल एनालिसिस तो होनी ही चाहिए हर थियरी की। देन वी विल लुक कि आज क्या रेलेवेंस है आज के वर्ल्ड में। तो शुरुआत करते हैं न्यू रियलिज्म से। Neo-realism, also called structural realism. Wait. So yeah, neo-realism, also called structural realism, is a theory of international relations which argues that the behavior of states, what? Behavior of states. Behavior of states is primarily shaped not by human nature but by anarchic structures. तो न्यू रियलिज्म क्या बोलता है कि ये जो वर्ल्ड है वो एनार्किक स्ट्रक्चर पे चलता है, ना कि ह्यूमन नेचर पे। अब ये ह्यूमन नेचर वाली बात को काटता है, पर ये कही किसने? ह्यूमन नेचर वाली बात मेंशन रियलिज्म में। रियलिज्म के ऊपर मैं पहले ही एक लेक्चर बना चुकी हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज जाके उसको देखिए। उसमें मैंने ये जो सारे कीवर्ड्स हैं, एनार्की, एनार्किक, ये जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं ऑलरेडी मैं इन डेप्थ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। बट फिर भी अगर आपको बहुत अच्छे से समझना हो कि किस तरीके से इसका जो इन डेप्थ अगर आपको समझना हो बेसिकली, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। सो नाउ, तो रियलिज्म जब हम पढ़ते हैं तो रियलिज्म में हम क्या पढ़ते हैं कि जो स्टेट का बिहेवियर है ये ह्यूमन नेचर पे डिपेंड करता है। ह्यूमन नेचर पे कैसे? क्योंकि जो स्टेट्स हैं उनमें जो लीडर्स हैं वो क्या है? ह्यूमंस, इंसान हैं। तो वो जो स्टेट की गवर्नमेंट जो इंसान से बन रही है, जो ह्यूमन से बन रही है, तो उस ह्यूमन का क्या नेचर है, क्या बिहेवियर है, उसके लीडर्स का क्या बिहेवियर है, वही बिहेवियर होगा उस स्टेट का। बट न्यू रियलिज्म इस बात को मना करता है, वो इस पॉइंट पे कॉन्ट्राडिक्ट करता है। न्यू रियलिज्म बोलता है कि ये जो वर्ल्ड स्ट्रक्चर है ये इनार्की स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है। इनार्किक स्ट्रक्चर मींस नो सेंट्रल अथॉरिटी। ओके, नो सेंट्रल अथॉरिटी, जहां पे सेंट्रल लेवल पे, जो इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी एक ऐसा लीडर नहीं है
जिसको सब फॉलो करे, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको सब फॉलो करे, ठीक है। तो क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इनार्की एग्जिस्ट करती है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं एग्जिस्ट करती है, इसीलिए जो इसी बात पर डिपेंड करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इसी वजह से वॉर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट एम्फसाइजेस दैट स्टेट्स आर रैशनल unitary actors whose main goal is survival and their actions are determined by the distribution of capabilities with the system. ये emphasize करती है कि जो स्टेट है वो रैशनल है, दैट मीन्स उसे अपना अच्छा बुरा पता है, उसे पता है कि मुझे कहाँ लड़ाई करनी है, मुझे कहाँ लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। अगर मेरे पे इतने रिसोर्सेज हैं तो क्या मैं वॉर्स में उतर सकता हूँ? अगर मेरी मिलिट्री स्ट्रेंथ वीक है, ठीक है, मेरी आर्मी वीक है, तो क्या मुझे वॉर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ये जो समझ है ये स्टेट को है, वो इतनी रैशनल है, उसको इतनी समझ है। नेक्स्ट, यूनिटरी एक्टर्स। न्यूरिज्म कहता है कि चाहे एक कंट्री में कितने भी लीडर्स हो, कितनी भी पार्टीज हो, स्टेट को हम एक अकेले एक्टर की तरह पे देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है। अब आप इमेजिन कर लीजिए, अब इंडिया है तो अब जितनी भी समिट्स होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, राइट, अभी फिलहाल में एससीओ होके चुकी है, तो क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि हमारे देश में कितने लीडर्स हैं, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं? नहीं ना। इंटरनेशनल लेवल पे तो इंडिया एक सिर्फ इंडिविजुअल एक्टर के तौर पे जा रहा है ना। तो ये बोलते हैं क्योंकि जो स्टेट का बिहेवियर इंडिविजुअल्स ह्यूमन नेचर पर डिपेंडेंट नहीं करता है, ठीक है, तो इसीलिए हम स्टेट को भी एक यूनिटरी एक्टर की तरह देखते हैं, राइट। नेक्स्ट, हुज मेन गोल इज सर्वाइवल, जिसका मेन गोल है सर्वाइवल, चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद, माई स्टेट शुड exist. Survival is necessary. Above all, peace, wealth, economy, above everything. Now, and their actions are determined by the distribution of capabilities within the system. और जो भी स्टेट्स हैं उनका नेचर क्या होगा वो डिपेंड करता है कि उस नेशन की कैपेबिलिटी कितनी है। कैपेबिलिटी से आप क्या समझते हैं? कैपेबिलिटी जैसे कि उस कंट्री की क्या पावर है, क्या वेपन्स है, क्या इकोनॉमी है, ठीक है। तो ये जो जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड करता है उस स्टेट का नेचर। जैसे कि अब कोई एक स्ट्रॉन्ग नेशन ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, ठीक है, अगर देखा जाए तो इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन, राइट। तो अगर उसकी जो मिलिट्री है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वो क्यों किसी से झुकेगा? क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी है। और इसी से उसका स्टेट का नेचर क्या निकल के आ रहा है कि वो एक्सप्लॉइट होने वाली कंट्रीज में से नहीं है, कि कोई उसका कुछ बिगाड़ जाए, वो उन कंट्रीज में से नहीं है। तो अगर स्टेट की कैपेबिलिटी है कि वो फाइट कर सकता है, वो इतना स्ट्रांग है, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, उसके रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए, तो वो वॉर्स से नहीं डरेगा, क्योंकि उसे पता है एनीवेज सभी नेशंस को उसके आगे झुकना पड़ेगा। और अगर पता है कि उसकी इकोनॉमी वीक है, उसकी आर्मी वीक है, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है उतनी, तो उस केस में वो 10 बार सोचेगा। वॉर्स तक तो वो जा ही नहीं सकता, वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने में भी वो नेशन 10 बार सोचेगा। और इन्हीं सभी कंसेप्ट्स को हम आगे और डीपली समझेंगे। अभी तो मेन डेफिनेशन जो है मैंने अभी आपको समझा दिया कि न्यू रियलिज्म का कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करता है रियलिज्म से, और क्या क्या इसके मेन कीवर्ड्स हैं जो कि इसका एक स्ट्रक्चर बताते हैं, इसकी एक जो मेंटालिटी है, कह लो एक जो विचारधारा है, वो हम समझते हैं। नेक्स्ट, अभी ये हिंदी नव यथार्थवाद, जिसे संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक सिद्धांत है। इसका मत है कि राज्यों का व्यवहार मानव स्वभाव से नहीं, ह्यूमन नेचर से नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजक संरचना से होता है, एनार्की से होता है।
इसमें राज्य को तार्किक, रैशनल व एकाकृत अभिनेता, यूनिटरी एक्टर, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अस्तित्व, सर्वाइवल और उसका आचरण अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में शक्ति के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज पर निर्भर करता है। एवरीथिंग विच आई जस्ट एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट, अब हम इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जान लेते हैं कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, कहाँ से इसकी ओरिजिन होती है। नेक्स्ट, emerged in 1970s as a scientific and structural alternative to classical realism. क्लासिकल रियलिज्म में बहुत सारे लूप होल्स थे। जो मेन फोकस था वो ह्यूमन नेचर पर था, ठीक है, पावर सीक करने पर था, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पावर सीक करने पर था। तो इन सब चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए एक साइंटिफिक, एक रैशनल, एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चरल वर्ड से अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ फ्रॉम वेरी बेसिक। मान लीजिए कि एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल है, तो स्कूल में आप क्या देखते हैं? पहले जूनियर टीचर्स, सीनियर टीचर्स, प्रिंसिपल, देन मैनेजर। तो ये क्या है? ये स्ट्रक्चर है उस इंस्टीट्यूशन का। एक स्कूल के बारे में जानने के लिए आप कैसे पता करेंगे? क्या आप जाएंगे, आप उस बिल्डिंग को देखेंगे, अच्छा यहाँ के बच्चे ऐसे हैं, अच्छा ठीक है, क्या इससे आपको कुछ अंदाजा होगा? नहीं, आपको पूरा स्ट्रक्चर कि वहाँ के जूनियर, सीनियर, प्रिंसिपल कैसा है, वहाँ का मैनेजर कैसा है, आप ये स्ट्रक्चर को पूरा समझेंगे, ठीक है। तो इसी को स्ट्रक्चरल एनालिसिस बोलते हैं। तो ये जो है, ये पूरा न्यू रियलिज्म पूरा स्ट्रक्चर पर फोकस करता है, ठीक है, कि किसी भी नेशंस के क्या इंस्टीट्यूशंस हैं, इसकी रूट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, ठीक है। तो ये आया जो कि ये सब चीज़ें रियलिज्म ने अवॉइड की थी। तो इन सब को फोकस पे रखते हुए न्यू रियलिज्म एमर्ज हुआ, ठीक है, साइंटिफिक एंड स्ट्रक्चरल ऑल्टरनेटिव टू क्लासिकल रियलिज्म। अब क्लासिकल रियलिज्म जिसने बोला था कि जो ह्यूमन नेचर है वो एम्बिशियस एंड मोरालिटी, एक्सप्लेन कॉन्फ्लिक्ट थ्रू ह्यूमन नेचर, एम्बिशन एंड मोरालिटी। उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट का जो रिलेशन बताया, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को रिलेट किया ह्यूमन नेचर से, एम्बिशन से, मोरालिटी से। जो भी क्लासिकल रियलिज्म है उन्होंने ये बोला कि जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि ह्यूमन इज अ पावर सीकिंग एनिमल। वेरी इंपॉर्टेंट कोट, मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर किसने बोला बताओ? मैन इज अ पावर सीकिंग एनिमल। बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, आता है एग्जाम्स में, आगे भी आ सकता है। आपको एक हिंट दे देती हूं, मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में जो उनके थॉट्स हैं, ठीक है, जो उनके आइडियाज हैं रियलिज्म में सबसे ज्यादा हार्श माने जाते हैं। एनी गेसेस? चलो आप कमेंट्स कर देना, ठीक है, प्लीज कमेंट करके बताना कि मैन इज अ सीकिंग एनिमल ये किस वेस्टर्न मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर ने बोला है। तो अब क्योंकि मैन है वो पावर सीकिंग एनिमल है, ठीक है, उसे ज्यादा से ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पावर चाहिए, तो इसीलिए लीडर्स भी तो ह्यूमन है, ठीक है, उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा पावर चाहिए, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ये मानना था क्लासिकल रियलिज्म का। और क्योंकि एम्बिशंस हैं और मोरालिटी नहीं है, इन सब चीजों को उन्होंने कॉज बताया था, रियलिज्म ने कॉज बताया था कॉन्फ्लिक्ट का। बट अब न्यू रियलिज्म ने उस बात को काटते हुए, उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए क्या बोला? उन्होंने बताया कि जो कॉन्फ्लिक्ट का कॉज है वो इंटरनेशनल सिस्टम में जो एनार्की है, इंटरनेशनल सिस्टम में कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है किसी भी स्टेट के एक्शंस को गवर्न करने के लिए, अकाउंटेबल करने के लिए, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। किसी स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी ह्यूमन पे डिपेंडेंट नहीं होता है, लीडर्स डिसाइड नहीं करते हैं। अगर किसी सेंट्रल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक ऐसी अथॉरिटी होगी जो सभी नेशंस को रेगुलेट करे, तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। अब आप खुद बताओ, आप दो भाई बहन हो एक फैमिली में, अगर मान लो आपके मम्मी पापा हैं, सेंट्रल अथॉरिटी मान के चलो, तो आप दोनों लड़ोगे, मम्मी पापा आएंगे, एक चांटा आपको देंगे, एक चांटा आपकी बहन को देंगे, राइट। तो उससे क्या होगा? आपके बीच का झगड़ा सुलझ जाएगा, चाहे जैसे भी हो, चाहे आप कॉर्नर में बैठ के रो रहे हो, पर झगड़ा सुलझेगा ना, राइट। बट
अगर मान लो घर में मम्मी पापा नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, अब आपके और आपके भाई के बीच में क्या होने वाला है? किसी का सर फूटेगा या किसी का मुंह टूटेगा, ठीक है, होगा ना ऐसा। तो यही न्यूरलिज्म बोलता है इंटरनेशनल लेवल पे। नेक्स्ट, कोल्ड वॉर कंटेक्स्ट। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे कोल्ड वॉर हुआ यूएस और यूएसएसआर के बीच में, तो वो क्यों हुआ? क्या उनके लीडर्स का कोई आपसी मतभेद था, कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट था कि नहीं भाई तू मेरी नेशन में आया था, तू मेरे नेशन में गंदगी करके चला गया, तू मेरी कंट्री में गंदगी करके चला गया, इसीलिए अब मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो अब चलो अब कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। क्या ऐसा था? नहीं ना। तो यूएस और यूएसएसआर के लीडर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ठीक है। सिर्फ जो सर्वाइवल की वजह से जो इनसिक्योरिटी थी, क्योंकि दोनों ही सुपर पावर्स थे, क्योंकि दोनों को ही इनसिक्योरिटी थी कि अगर मान लो मैं अगर इससे कम रह गया तो ये जरूर मेरी नेशंस पे अपना हक जमा लेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से तो इससे क्या है, इनसिक्योरिटी आई, सर्वाइवल का डर रहा, क्योंकि एट द एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सर्वाइवल ही है, ठीक है। सर्वाइवल का डर रहा, सुपीरियोरिटी जाने का डर रहा, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है, राइट। कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। और यही अगर यूएस को पता होता, यूएसआर को पता होता कोई सेंट्रल अथॉरिटी है हमारे ऊपर जो कि ना यूएस को यूएसएसआर के मैटर में और यूएसएसआर को यूएस के मैटर में कोई भी इंटरफेयर नहीं करने देगी, तो दोनों नेशंस के बीच में किस बात का कोल्ड वॉर होता? वो यूएसएसआर अपना मस्त रहता एंड यूएस उधर। तो यही कहता है कि इसमें कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता लीडर्स के बीच में, ये जो एनार्की नहीं है, ये जो सर्वाइवल की इनसिक्योरिटी है, इसी वजह से कोल्ड वॉर हुआ और इसी वजह से वॉर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बाइपोलैरिटी मतलब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बाइपोलैरिटी एक वर्ल्ड में तब आती है जब आपके नेशन में दो सुपर पावर्स हो, ठीक है। जैसे कि उस टाइम पे यूएस और यूएसएसआर थे। मल्टीपोलैरिटी क्या हो गया कि अब बहुत सारे मतलब नेशन हैं जो अपने आप में बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है। इजराइल देख लो, कितना छोटा सा एरिया है उसका, बट इजराइल की मिलिट्री, जो वहाँ का गवर्नमेंट स्टेट स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है ना, कितना स्ट्रांग। तो इस जहाँ पे जो सारे नेशंस हैं वो अपने अपने आप में उनकी जो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, तो ऐसा वर्ल्ड मल्टीपोलर हो गया। पर जिस वर्ल्ड में सिर्फ दो पावर्स, बाई मीन्स क्या है, बाई मीन्स टू, सॉरी, ठीक है, बाई मीन्स टू। तो ऐसा वर्ल्ड जहां पे दो सुपर पावर्स एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। तो जब कोल्ड वॉर था तब बाइपोलैरिटी थी, यूएस और यूएसएसआर, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो सुपर पावर्स थे। उन्होंने प्रूव किया सिस्टमिक स्ट्रक्चर नॉट जस्ट लीडर्स ड्राइव्स द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो इससे हमें पता चलता है कि लीडर्स नहीं, नॉट जस्ट लीडर्स कुछ नहीं करते कि ये कोल्ड वॉर होगा या वॉर होगा, ये डिसाइड करता है कि उस सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उस सिस्टम का, उस स्टेट का कैसा स्ट्रक्चर है, राइट। अगर स्ट्रक्चर मान लो दोनों ही पावरफुल है, दोनों का स्ट्रक्चर पावरफुल है, एनार्की तो वैसे ही एग्जिस्ट करती नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, मैं क्यों झुकूं, सामने वाला नेशन कहेगा मैं क्यों झुकूं। तो ये क्या है, उसका स्ट्रक्चर है ना कि वो स्ट्रांग है, उसकी कैपेबिलिटीज ज़्यादा है। तो यही कहता है न्यूरलिज्म। अब बात करते हैं उसके कोर अजम्पशंस की, जिसमें हम पढ़ेंगे एनार्की, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया ही है। नो सेंट्रल अथॉरिटी, इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर, संरचना, जो इसका फोकस होता है वो स्ट्रक्चर पे होता है। ये स्ट्रक्चर्स को हर चीज़ में पहले मेन में सेंटर में रखता है, ठीक है। ये बात करता है एक स्ट्रक्चर की, ना कि किसी इंडिविजुअल लीडर की, ओके। रैशनल एक्टर बोलता है, स्टेट को रैशनल एक्टर बताया है, तार्किक अभिनेता, और ये स्टेट की बात करता है, ये पावर की बात करता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज की बात करता है।
और बात करता है पोलैरिटी की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एक ध्रुवीय। नाउ अब सभी अजम्पशंस को डीपली पढ़ते हैं। एनार्की, नो सेंट्रल अथॉरिटी। इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्किक बिकॉज देयर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट अबव स्टेट्स। इंटरनेशनल लेवल एनार्किक है क्योंकि कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है। इतनी देर से ये एक्सप्लेन करते हुए आ रही हूं। इवन दो कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज कमेंट में पूछ लेना। स्टेट्स मस्ट रिलाई ऑन देमसेल्व्स फॉर प्रोटेक्शन। स्टेट को प्रोटेक्शन के लिए अपने ऊपर ही रिलाई करना चाहिए। उनको सेल्फ हेल्प ये नोशन अपनाना चाहिए। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। ओके। स्टेट्स की एक्टर्स, जो स्टेट्स हैं उनको की एक्टर बोला है। स्टेट्स आर प्राइमरी रैशनल एंड यूनिटरी एक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। अगर आपके आगे क्वेश्चन आएगा ऐसे आ सकता है कि घुमा फिरा के कि क्या रियलिज्म बोलता है कि स्टेट है वो प्राइमरी है, वो रैशनल है, वो यूनिटरी एक्टर है। जो स्टेट है यूनिटरी एक्टर है तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनको इंपॉर्टेंस न्यू रियलिज्म देता है, ना कि रियलिज्म। अदर एक्टर्स जैसे कि और बाकी सारे एक्टर्स जो होते हैं कि स्टेट में, जैसे कि एनजीओज हो गए, एमएनसीज हो गई, यूनाइटेड नेशंस, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। ये सब बात की बात है। इनका जो रोल है वो उतना नहीं है कॉन्फ्लिक्ट में, वॉर्स में, इंटरनेशनल लेवल पे इतना नहीं है। राज्य को मुख्य तार्किक और एकीकृत अभिनेता माना जाता है। अन्य अभिनेता संयुक्त राष्ट्र, एनजीओ, बहुराष्ट्रीय कंपनियां गौण हैं। नेक्स्ट अजम्पशन हम देखते हैं। सर्वाइवल इज द प्राइमरी गोल। चाहे कुछ हो जाए मेरी स्टेट को सर्वाइव करना ही है। ठीक है, अभी जो मैंने अभी साम दाम दंड भेद वाली बात बोली थी, सर्वाइवल के लिए ही बोली थी। ठीक है, सर्वाइवल इज अबव इवन पीस। शांति से भी ऊपर है सर्वाइवल। उसके लिए वॉर, युद्ध, कुछ भी करना पड़े करेंगे नेशंस। ठीक है, एवरी स्टेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि अपनी एग्जिस्टेंस को सिक्योर करना, अपने अस्तित्व को बनाए रखना। पीस, मोरालिटी एंड कॉपरेशन आर सेकेंडरी। शांति, एथिक्स, मोरालिटी, क्या सही है क्या गलत है, कॉपरेशन हो या ना हो, भाड़ में जाए। नेक्स्ट, पावर मीन्स टू सिक्योरिटी। ठीक है, पावर क्या है? ये एक जरिया है सिक्योरिटी को मेंटेन रखने का। इसका मतलब पावर होगी उतनी ही ज्यादा सिक्योरिटी के चांसेस बढ़ेंगे, उतनी ज्यादा सिक्योरिटी के अश्योरेंस बढ़ेगा। पावर इज नॉट अ ग्लोरी। ये कोई ग्लोरी नहीं है कि हम अपनी शान में कोई पावर बढ़ाए जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। बट टू इंश्योर सर्वाइवल। ठीक है, कि अस्तित्व की रक्षा के लिए जो पावर है उसका होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, मिलिट्री, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ सिक्योरिटी। जो मिलिट्री है, इकोनॉमी है और टेक्नोलॉजी है, इन सब पे फोकस करो। क्यों? क्योंकि ये सब होगी तभी आपकी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ेगी, क्योंकि ये एक टूल्स हैं, ये साधन हैं। ये सब क्या है? साधन है सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर, शेप, बिहेवियर। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि रियलिज्म फोकस करता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस पे। ठीक है, तो स्टेट बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द सिस्टम। जो स्टेट का बिहेवियर है वो डिपेंड करता है कि उस स्टेट में किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, उस स्टेट के सिस्टम में किस तरीके से जो पावर्स हैं वो बटी हुई हैं। एग्जाम्पल, यूनिपोलैरिटी, बायपोलैरिटी और मल्टीपोलैरिटी। अगर यूनिपोलैरिटी होगी तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों होंगे? ठीक है, अगर एक ही सुपर पावर है तो एटलीस्ट तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होंगे? सबको पता है कि किसी भी नेशन में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि वो उस अकेले नेशन से लड़ सके।
और बायपोलैरिटी हुई तो उन दो नेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, वॉर्स होंगे। और मल्टीपोलैरिटी हुई तो आपस में ना जाने कितने कॉन्फ्लिक्ट्स और कितने वॉर्स होंगे। ठीक है, इजराइल यूक्रेन का वॉर ले लीजिए, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स ले लीजिए, और भी जो पहले भी जो वॉर्स हुए हैं, जैसे कि जब जापान ने मंचूरिया को इन्वेड किया था, ठीक है, यूएस ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि जितनी ज़्यादा मल्टीपोलैरिटी होगी, जितने ज़्यादा नेशंस अपने आप में सक्षम होंगे, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो उसी हिसाब से ज़्यादा वॉर्स होंगे। अगर दो सुपर नेशंस हैं, अगर दो राष्ट्र ही सक्षम है वॉर्स के, तो उन दोनों के बीच होगी। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर ही तो डिफाइन कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कि वॉर्स होंगे या नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे या फिर नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ न्यू रियलिज्म। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे दो टाइप्स न्यू रियलिज्म के, ठीक है, डिफेंसिव रियलिज्म और ऑफेंसिव रियलिज्म। अब डिफेंसिव रियलिज्म और ऑफेंसिव रियलिज्म क्या है, ये आप दोनों भाई भाई मान लो, ठीक है, दोनों भाई भाई हैं। कैसे, अब देखो आपको पता है कि अगर दो बेटे हैं एक घर के या दो बहनें एक घर की, तो एक तो तूफान होगी या एक बहुत शांत सरल स्वभाव की होगी। तो यही है कि डिफेंसिव बड़ा भाई है, जनरली बड़े भाई ऐसे होते हैं शांत स्वभाव, सुलझे हुए, सरल, राइट। तो डिफेंसिव कौन है, बड़ा भाई, और ऑफेंसिव कौन है, छोटा भाई, जो बहुत उत्साही है, जो जरा सी किसी बात पे कि अरे आओ चलो लड़ाई करते हैं, ठीक है, अपनी पावर को और बढ़ाते हैं, हमसे कोई टकरा ना पाए, मुकाबला ना कर पाए, ऐसे तो होते हैं छोटे भाई छोटी बहनें। तो ये यही है। तो बड़ा भाई तो कहता है कि देखो हमारा घर चल जाए उतनी इनकम बहुत है, ठीक है, हम कोई भी आलतू फालतू तरीका नहीं अपनाएंगे, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि बेमतलब में कलेश हो, ठीक है, अपना रोजी रोटी चल रही है, अपना लाइफ शांति से चल रही है, उतना हम कमाए, ये इंपॉर्टेंट है। छोटा भाई कहता है भाई ऐसे कैसे, मैं कैसे जितना है उतने में एडजस्ट कर लूँ, मुझे तो गाड़ी भी चाहिए, मुझे तो मर्सिडीज एंड पोर्शे और पता नहीं क्या क्या चाहिए, ठीक है, बड़ा बंगलो, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं अपनी लाइफस्टाइल को सिक्योर करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफस्टाइल को और ज़्यादा सिक्योर ही नहीं बहुत इम्प्रूव भी करना चाहता हूँ। तो वो कुछ भी करेगा, तो वो 2 नंबर के काम भी करेगा, झगड़ा भी मोलेगा, ठीक है। तो ये बात करता है ऑफेंसिव रियलिज्म। नाउ डिफेंसिव रियलिज्म के जो मेन प्रोपोनेंट हैं, जिन्होंने की आइडियाज जिन्होंने पेश किए थे, उनका नाम है केनेथ वॉल्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऑफेंसिव रियलिज्म के लिए जॉन जे मैशेमर को फाउंडर बोला जाता है। अब इनको डीपली समझते हैं आगे। अब बात करते हैं डिफेंसिव रियलिज्म, जिनको हम केनेथ वॉल्स के विचारों में देख पाते हैं। अब डिफेंसिव रियलिज्म क्या बोलता है, ये बोलता है कि वेट, पहले इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, फादर ऑफ न्यू रियलिज्म, जो केनेथ वॉल्स हैं, इनको फादर ऑफ न्यू रियलिज्म बोला जाता है। बुक है ये, इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, ये क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस में भी पूछ ली जाती है, और जनरली ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बुक का नाम दे दिया और किसका ये काम है या हु रोट दिस बुक। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979। उन्होंने फाउंडेशन रखी किसकी, डिफेंसिव रियलिज्म की। अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक न्यू रियलिज्म के जनक, दैट मीन्स फादर, जिन्होंने डिफेंसिव यथार्थवाद का आधार किया, फाउंडेशन रखी। नाउ डिफेंसिव रियलिज्म के कोर असम्पशंस क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम अनार्किक है, अराजक है। ये बात करता है कि इंटरनेशनल रिलेशन, जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो एनार्किक है, ठीक है। स्टेट्स आर रैशनल एक्टर्स सीकिंग सर्वाइवल, जो स्टेट्स हैं उनमें अपना अच्छा बुरा सोचने की क्षमता है, और उनका जिससे वो अपने सर्वाइवल को मेक श्योर करते हैं, इंश्योर करते हैं, सर्वाइवल को, अपने अस्तित्व को मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट, सर्वाइवल इज बेस्ट इंश्योर्ड बाय मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर, नॉट एंडलेस एक्सपेंशन। देखो अभी हमने क्या बात करी थी, बड़ा भाई क्या कहता है कि हमारे पास उतनी इनकम हो, उतने रिसोर्सेज हो कि हमारी लाइफ अच्छे से चलती रहे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि हम भूखे रह लेंगे, बट ये है
कि सफिशिएंट होना चाहिए। यही बात करता है डिफेंसिव रियलिज्म। ये बोलता है कि सर्वाइवल है वो बेस्ट है, इंश्योर्ड बाय मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर। मतलब उतनी पावर हो कि बैलेंस बना रहे। जैसे कि अगर एक नेशन ए है और एक नेशन बी है, तो अगर मान लीजिए इसके पास अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज आ गए, ठीक है, मतलब वेपन्स आ गए, ठीक है, वॉर के, तो ये वाला नेशन क्या चाहेगा कि चलो इसके पास 4 हैं तो मैं भी 4 कर लूँ, 5 नहीं बट एटलीस्ट 4 कर लूँ, जिससे कि पावर का बैलेंस बना रहे। तो उसे भी पता हो कि मेरे पास 4 हैं तो सामने वाले के पास भी 4 हैं, तो ये इस पर अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा। अगर पर ए को पता हुआ कि बी के पास सिर्फ 2 ही वेपन्स है, मेरे पास 4 है, तो वो इस पर अटैक कर देगा, बी पर अटैक कर देगा। तो यही बात कहता है डिफेंसिव रियलिज्म कि जो सर्वाइवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वाइवल तो एनीवेज इंपॉर्टेंट है, डेली खाना खाना, कपड़े पहनना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर तो सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है तो बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए कि ना ज़्यादा, ना तू ज़्यादा ना मैं ज़्यादा, ना तू कम ना मैं कम, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप एंडलेस एक्सपेंशन करो, ठीक है, एंडलेस एक्सपेंशन कि ठीक है अगर आप आज कैपेबल हो तो आप अपना वॉर करे जा रहे हो, बाकी सारी नेशंस को कॉलोनीज बनाए जा रहे हो, हथियाते जा रहे हो, अपने वेपन्स बढ़ाते जा रहे हो, अपना पूरा मतलब भौजाल मचा रखा है पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। एंडलेस एक्सपेंशन मतलब बढ़ाते ही जा रहे हो, एक्सपेंड करते जा रहे हो। तो असीमित विस्तार करना ये नहीं बोलता डिफेंसिव रियलिज्म, वो बोलता है कि उतना रहे जितना पावर का बैलेंस बना रहे, ना कोई मुझसे कुछ कहे ना मैं किसी से कुछ कहने जा रहा हूं। नेक्स्ट की आइडिया क्या है? टू मच पावर इनवाइट्स कंट्रीज कोलिशंस, सॉरी काउंटर कोलिशंस। क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा पावर होती है तो ऐसे में आप अपने दुश्मन बना लेते हो। ऐसे में क्या करोगे? आप अपने दुश्मन बना लोगे। अत्यधिक शक्ति विरोधी गठबंधनों को आकर्षित करती है। ज्यादा शक्ति जो विरोधी गठबंधन है, विरोधी गठबंधन है, जैसे कि मान लीजिए कि एक क्लास है, ठीक है, आपको बताए कि यार ये जो एक बंदा है ना ये बहुत होशियार है, ये बहुत होशियार है, तो जो बाकी के 2-3 वीक बच्चे होंगे, 2-3 वीक बच्चे होंगे ना, पता है यार इसकी वजह से ये होमवर्क करके लाता है, इसकी वजह से हमें डांट पड़ती है, ठीक है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, वो कुछ प्लानिंग करेंगे कि ये ज्यादा बनता है, इसकी वजह से हमें भी डांट पड़ती है, तो चलो एक काम करते हैं कि हम ना इसकी नोटबुक चुराएंगे, ठीक है, दुश्मनी हो गई ना कि भाई ये होमवर्क करके लाता है, ये ज्यादा बनता है, तो एक काम करते हैं इसकी नोटबुक चुरा लो। उस होशियार बंदे ने क्या किया कि जो बाकी 3-4 नालायक बच्चे जो हैं, ठीक है, उनसे दुश्मनी मोड़ी नहीं, बट क्योंकि उसका बिहेवियर ऐसा रहा कि अपने आप कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए। तो ऐसे में क्या हुआ बताओ? तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट्स का जन्म हुआ ना, एक मतलब एक एनवी की फीलिंग की, मतलब एनवी की फीलिंग जागी ना, तो एनवी फीलिंग जागी ना। तो यही बात करता है डिफेंसिव रियलिज्म कि जब आपके पास ज्यादा शक्ति हो तो भी जो ऐसे गठबंधन, ऐसे कोलिशन बन सकते हैं आपस में, जो अकेले आपका मुकाबला ना कर पाए पर 4 मिल जाएंगे तो आपका मुकाबला कर लेंगे। तो अपनी शक्ति उतनी रखो कि ना आपसे कोई डरे, ना आपसे कोई इनसिक्योर फील हो, और सारे नेशंस अपने आपस में रहें। सिक्योरिटी कम्स फ्रॉम सफिशिएंट पावर, नॉट मैक्सिमम पावर। जो सिक्योरिटी आती है वो सफिशिएंट पावर से आती है, मैक्सिमम पावर से नहीं आती है, ठीक है। मैक्सिमम पावर से तो आप अपने दुश्मन ही बनाओगे, इनसिक्योरिटी क्रिएट करोगे वर्ल्ड में। तो डिफेंसिव फोकस करता है सफिशिएंट पावर पे, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट। डिफेंसिव बात करता है सफिशिएंट पावर पे। सफिशिएंट पावर दैट मीन्स पर्याप्त शक्ति, जितनी जरूरत है उतनी हो, उससे ज्यादा ना हो कि आप बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ। नेक्स्ट, एम इज स्टेटस क्वो रादर देन एक्सपेंशन। जो आज हमारी व्यवस्था है उसको स्टेटस क्वो दैट मीन्स कि जो आज हमारी व्यवस्था है जैसी है वो मेंटेन रहे, उससे ना कम हो ना उससे ज्यादा बढ़े, उतनी रहे कि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। तो स्टेटस क्वो मेंटेन
की बात करता है, ठीक है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो एग्जिस्टेड सिचुएशन है वो मेंटेन रहे, उससे अगर बढ़े ना तो उससे कम भी ना हो, ये बात करता है डिफेंसिव रियलिज्म। स्टेटस को अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। लक्ष्य विस्तार नहीं है बल्कि यथास्थिति बनाए रखना है, यथास्थिति बनाए रखना है। अब बात करेंगे ऑफेंसिव रियलिज्म की, सेकंड टाइप ऑफ न्यू रियलिज्म। ऑफेंसिव रियलिज्म, वो जो नालायक वाला भाई था जिसके मन में बहुत लालच था, वो चाहता है कि सब मुझसे डरें, सब मेरे पास हर तरीके की, मैं सारी लग्जरीज दुनिया की अफोर्ड कर पाऊँ, ठीक है, तो ये वही नालायक भाई है ऑफेंसिव रियलिज्म। तो जो इसके फाउंडर हैं, जो सबसे पहले इसको प्रोपागेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, उनका नाम है जॉन जे मर्शेमर। इंट्रोडक्शन ऑफ मर्शेमर क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं कि एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। बुक द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, इंपॉर्टेंट द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, डेवलप्ड कंसेप्ट ऑफ ऑफेंसिव रियलिज्म। इन्होंने ही ऑफेंसिव रियलिज्म का कंसेप्ट डेवलप किया था। नेक्स्ट, अब डिफेंसिव रियलिज्म क्या कहते हैं, वैसे तो हमने जान ही लिया है कि वो भाई है जो चाहता है कि सब उससे डरे, बट आगे उसको इन डेप्थ समझ लेते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझना बहुत ज़रूरी है, वरना वही है कि जिंदगी भर अपने छोटे भाई से आप दबते रह जाओगे। इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्किक, जो ये भी वही बात कहता है जो डिफेंसिव बोलता है। किन्हीं किन्हीं पॉइंट्स पे दोनों ही के जो कंसेप्ट्स हैं, दोनों के आइडियाज़ हैं वो कॉमन है, क्योंकि रियलिज्म तो ओवरऑल, चाहे रियलिज्म हो, न्यू रियलिज्म हो, डिफेंसिव हो, ऑफेंसिव हो, बात तो सब यही करते हैं कि सबका माना हुआ है कि इंटरनेशनल सिस्टम पे एनार्की एग्जिस्ट करती है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। स्टेट्स आर रैशनल एक्टर्स सीकिंग सर्वाइवल्स, ये बात डिफेंसिव भी बोलता है कि जो स्टेट्स हैं वो रैशनल हैं, उनमें तर्क संगत, तर्क वितर्क करने की क्षमता है और अस्तित्व की खोज करते हैं। सर्वाइवल पुशेस स्टेट्स टुवर्ड्स पावर मैक्सिमाइजेशन, पर यह बात करता है कि सर्वाइवल बना रहे, ये चीज पुश करती है नेशंस को अपनी पावर एक्सपेंड करने के लिए, अपनी पावर को और बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि नेशंस को यही डर लगा रहता है अगर मैं कम रह गया या ये मेरे बराबर आ गया तो मेरी एग्जिस्टेंस पे, मेरे सर्वाइवल पे कल को दिक्कत आ सकती है। तो ये बात करता है कि अगर कोई बंदा 18 हो तो आप 20 चलो, अगर कोई 20 चले तो आप 22 चलो, अगर कोई 22 चले तो आप 24 चलो, एनीवेज आप अपनी पावर को एक्सपेंड करने की कोशिश करते रहो और यही आपको एश्योरेंस देता है सर्वाइवल का, इसके अकॉर्डिंग। और उधर डिफेंसिव रियलिज्म क्या बोलता है, डिफेंसिव रियलिज्म क्या बोलता है कि सफिशिएंट पावर हो, ठीक है, ना मैं किसी से भिड़ूंगा ना कोई मुझसे भिड़े, बट ये बात करता है नहीं, जब आप इक्वल भी होंगे, जब बैलेंस ऑफ पावर होगी तब भी चांसेस हैं कि इनसिक्योरिटी रहेगी। तो ऐसे में नेशंस पहले अपनी जो पावर है उसको बढ़ाएं, तभी वो ऐसी सिचुएशन में सिक्योर फील करेंगे, ऐसी ही सिचुएशन में उनका सर्वाइवल गारंटीड होगा। नेक्स्ट, अनलाइक वॉल्स, डिफेंसिव रियलिज्म हु सेज इनफ पावर सिक्योरिटी, वही जो मैंने अभी बताया, वॉल्स क्या बोलते हैं कि इनफ पावर सिक्योरिटी, जो इनफ पावर है वो सिक्योरिटी देता है, पर ये इस बात को मना करते हैं, इस बात से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, विरोध करते हैं इस बात का। नाउ मर्शेमर्स आर्ग्यू मैक्सिमम पावर इक्वल्स टू सिक्योरिटी। सी, अब जो डिफेंसिव रियलिज्म क्या बोलता है, सफिशिएंट पावर है तो सिक्योरिटी होगी, बट उसी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए, काटते हुए मर्शेमर ने बोला ऐसा नहीं है। कैसा है कि जो मैक्सिमम पावर होगी, ज्यादा से ज्यादा पावर होगी, वो आपको सिक्योरिटी और सर्वाइवल की गारंटी देगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, इट्स लाइक मेजर डिफरेंस दोनों के बीच, क्योंकि वैसे मोटा मोटा तो दोनों ने सेम बातें बोली हैं, ठीक है, कि दोनों ही बातें बोलते हैं कि अनार्की है, रैशनल एक्टर है, ठीक है। अब स्टेट्स ऑफन अडॉप्ट एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, जो स्टेट्स हैं वो हमेशा विस्तारवादी नीतियों को अपनाती है, ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिससे कि जो उसकी पावर है वो एक्सपेंड करे, उसका जो प्रभाव है, उसकी जो शक्ति है वो और आगे बढ़ती रहे।
कांस्टेंट पावर कंपटीशन अमंग ग्रेट पावर्स, जैसे कि यूएस और यूएसएसआर का आप एग्जाम्पल ले लो, जो ग्रेट पावर्स थी उस टाइम पे, तो उनके बीच कांस्टेंट कंपटीशन था ना, महाशक्तियों के बीच निरंतर शक्ति प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, अगर दो बड़े नेशन, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि स्ट्रक्चर डिफाइन करता है किसी एक वर्ल्ड का कि कैसा वहाँ पे शांति होगी या वॉर होगी। अगर यूनी है तो शांति होगी, ठीक है, यूनिपोलर है तो शांति होगी, किसके अकॉर्डिंग, रियलिज्म सॉरी ऑफेंसिव के अकॉर्डिंग, पर डिफेंसिव के अकॉर्डिंग यूनिपोलर में भी नहीं होगी। यूनिपोलर एक ज़्यादा शक्तिशाली है तो ये बाकी सारे नेशंस को मिलके उसके अगेंस्ट प्लान एंड प्लॉटिंग के लिए कहेंगे। अब बाईपोलर है, अगर दो सुपर पावर्स हैं तो उनके बीच कंपटीशन रहेगा, मल्टी है तो बहुत सारे नेशंस के बीच कंपटीशन रहेगा, और इनसिक्योरिटी और पावर सीकिंग बिहेवियर रहेगा। नाउ नो लास्टिंग पीस, ओनली शिफ्टिंग बैलेंसेस। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पीस हो, जो स्थायी शक्ति है, पीस होना, शांति होना संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये पीस, शांति की कोई गुंजाइश की गारंटी लेता ही नहीं है। ऑफेंसिव न्यूरियलिज्म, केवल बदलते शक्ति संतुलित होते हैं। केवल बदलती शक्तियां, मतलब शक्तियां, जैसे कि अगर आज जैसे कि आज कम पावर है तो कल को ज्यादा होगी, कल को उससे ज्यादा होगी। यही, सिर्फ यही है जो कि आपको जो शिफ्टिंग बैलेंस इन पावर है, यही सच्चाई है कि जो सारे नेशंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शक्तियां को शिफ्ट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने रियलिज्म भी देखा, हमने न्यू रियलिज्म भी देखा। अब जान लेते हैं कि दोनों में मेजर क्या डिफरेंस है, दोनों में मेजर क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल्स तो दोनों के सेम है। ठीक है, देखो जहाँ पे जो क्लासिकल रियलिज्म है, इससे आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा रियलिज्म का। तो जो क्लासिकल रियलिज्म है वो ह्यूमन नेचर पर बेस्ड है। फोकस ऑन लीडर्स एंड एम्बिशन, वो फोकस करता है किस पे, लीडर्स पे और एम्बिशन पे, नेता पे और महत्वाकांक्षा पे। नेता पे क्यों, क्योंकि हमने बताया कि ये ह्यूमन नेचर पे फोकस करता है। किस पे फोकस करता है, ह्यूमन नेचर पे, तो इसीलिए फोकस करता है नेता पे और महत्वाकांक्षा पे। कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम ग्रीड, फियर एंड पावर सीकिंग, ये बोलता है कि कॉन्फ्लिक्ट आता है जब किसी भी नेशन में लालच होता है, डर होता है और पावर सीकिंग होते हैं। वही ना कि आप घर में तभी तो झूठ बोलते हो, तभी तो जब आपको डर होता है कि भाई अगर मैंने सच बोल दिया तो थप्पड़ पड़ जाएगा, क्योंकि ना तो मेरे अंदर उतनी पावर है, ठीक है, ना मैं उतना सक्षम हूँ। तो जो मैंने लालच में आके जो मैंने चॉकलेट खा ली, तो उसमें अब मेरी डांट या मार पड़ने वाली है। तो क्योंकि ग्रीड आया, फिर उससे डर आया, फिर अब आपको क्या लगा कि एक काम करता हूँ, मैं ना इंडिपेंडेंट बन जाता हूँ। जब मेरे अंदर पावर आ जाएगी तो कोई मुझसे कुछ कह नहीं पाएगा घर में। जब मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊंगा तो कोई मुझसे कुछ कह नहीं पाएगा। तो यही बोलता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट का जन्म होता है वो ग्रीड, फियर और पावर सीकिंग, पावर ज़्यादा से ज़्यादा पावर के लालच में होता है। पावर एंड, ये बोलता है कि लक्ष्य क्या है। एंड मीन्स यहाँ पे गोल, लक्ष्य क्या है, वो है शक्ति, पावर। ठीक है, जो शक्ति है पावर ही है, यहाँ पे गोल है। स्टेट का बिहेवियर एक्सप्लेन होता है पर्सनल चॉइसेस पे। किसी नेशन के लीडर्स की पर्सनल चॉइसेस क्या है, वो वहां की स्टेट का बिहेवियर बताएंगे। व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित है, वही ह्यूमन नेचर वाला पॉइंट यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया। नेक्स्ट, आफ्टर न्यू रियलिज्म, स्ट्रक्चर रियलिज्म। ठीक है, अब हम बात करेंगे रियलिज्म के, बात करेंगे न्यू रियलिज्म वाले पॉइंट पे। तो ये बात करता है सिस्टमिक स्ट्रक्चर की, ये बात करता है सिस्टमिक स्ट्रक्चर की, एक स्टेट का स्ट्रक्चर कैसा है ओवरऑल, ना कि वहां के नेता बल्कि ओवरऑल। ठीक है, फोकस ऑन स्टेट एज रैशनल एक्टर्स, तार्किक अभिनेता है। कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम एनार्की ऑफ सिस्टम, ये भी इस बात को बोलता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है वो एनार्की से होता है, वो अराजक व्यवस्था से होता है। पावर मीन्स टू सर्वाइवल, पावर क्या है, उधर क्या बोला, पावर लक्ष्य है, गोल है, और ये क्या बोलता है कि जो पावर है वो इकलौता जरिया है सर्वाइवल की गारंटी देने का। नाउ स्टेट बिहेवियर एक्सप्लेन बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो स्टेट का बिहेवियर है
स्टेट का बिहेवियर है इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसमें पावर कितनी है, उसमें कितनी पावर है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि अभी पाकिस्तान है, क्या वो चाइना से कहेगा कि चलो युद्ध करते हैं, बताओ? या पाकिस्तान है वो यूएस से कहेगा, बताओ? उसके दिन ही खराब मती मारी गई होगी तभी वो इस पॉइंट पे आएगा। तो उसे पता है उसको इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, उसमें इतनी पावर नहीं है, उसका बिहेवियर जो चाइना है और यूएस की तरफ है ऐसा नहीं है। ठीक है, भिड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट, टू स्ट्रक्चरल। अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। कि देखिए हर थियरी के कुछ ना कुछ लूप होल्स तो होते ही हैं, चाहे वो कितनी भी बेस्ट क्यों ना हो। ठीक है, वही ना, जैसे कि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां तो होती हैं, चाहे वो अपना बेस्ट क्यों ना हो। तो ये बात करते हैं टू स्ट्रक्चरल इग्नोर्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। जैसे कि टू स्ट्रक्चरल ये बात करता है यूनिटरी एक्टर है स्टेट। क्या है यूनिटरी एक्टर? यूनिटरी एक्टर मीन्स, वेट 1 सेकेंड, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में शादी का कार्ड आता है, ठीक है, तो जो रिलेटिव है वो शादी का कार्ड जब देके गए आपके घर पे, तो उसमें किसका नाम लिखा होता है? आपके पापा का या आपकी मम्मी का। ठीक है, ऊपर लिखा होता है सब परिवार। ठीक है, विद फैमिली। क्या उस पे आपका, आपके भाई का, चिंटू मिंटू चिंकी पिंकी, आपके दादा दादी, आपकी बुआ, ये सब लिखा होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो सामने वाला रिलेटिव है वो आपको एक फैमिली की तरह देख रहा है, अब वो ऐसा थोड़ी करेगा कि बेटा चिंकी आप अलग कार्ड लो, आप अलग आना, बेटा मिंटू आप लो, आप अलग आना। नहीं ना, क्योंकि वो उस फैमिली को एज एन यूनिटरी एक्टर देख रहा है। कैसे देख रहा है? यूनिटरी एक्टर। ठीक है, एक आइडेंटिटी है जो आपके पापा, जो आपकी फैमिली, उनकी मेन आइडेंटिटी क्या है? आपके पापा या आपकी मम्मी। ठीक है, जिनमें आप सब भी इंक्लूड हो जाते हो बाहर वाले की नजर में। तो यही बात करता है न्यूरियलिज्म। पर जो क्रिटिक्स है वो क्या बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चर को ज्यादा महत्व देता है। ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो घर में है, उस, अब जैसे मान लो आपका भाई है, उसके आपके पापा से नहीं बनती है, तो आप कहोगे, तो आपका भाई क्या कहेगा कि यार कार्ड तो पापा को आया है, मुझे थोड़ी आया है। ठीक है, मुझे तो नहीं आया तो मैं तो नहीं जाऊंगा। बट रिलेटिव को थोड़ी पता है कि आपके घर में ऐसे कलेश चल रही है। ठीक है, तो उस रिलेटिव ने क्या किया? आपके जो डोमेस्टिक है, आपके जो घरेलू चक्कर हैं, उनको इग्नोर किया। तो यही ये क्रिटिसिज्म भी यही बोलते हैं कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो कि आंतरिक राजनीति है, अंदर क्या चल रहा है उस देश के, उसको इग्नोर करती है, उसको अंडर एस्टिमेट करती है। स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस है इसका। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक स्टेट में बहुत सारे अलग एक्टर्स भी हैं जो कि उस स्टेट का बिहेवियर, उस स्टेट की कैपेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि इन प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया, जैसे कि एमएनसीज हो गए, अगर रीजनल रिलीजियस ग्रुप्स हो गए, और भी टेररिस्ट ग्रुप्स हो गए, तो ये क्या है? डोमेस्टिक फैक्टर्स है ना एक नेशन के। तो क्या ये सब चीजें शेप नहीं करती हैं किसी भी नेशन को? करती है ना। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हम तो यूनिटरी एक्टर्स की देख रहे हैं कि हम हर एक हर एक एक्टर को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं। तो इग्नोर्स नॉन स्टेट एक्टर्स, यूएन, एमएनसीज और एनजीओस। वही में जो मैंने बताया, एमएनसीज, एनजीओस को और यूनाइटेड नेशंस को ये इग्नोर करता है। ओवर एम्फेसिस ऑन पावर, अंडर एस्टिमेट कॉपरेशन। ठीक है, ये ओवर एम्फेसिस इसकी किस पे रहती है? पावर पे, और कॉपरेशन को अंडर एस्टिमेट करता है। तो ये एक सबसे बड़ा क्रिटिक है। उन्होंने तो बोला है ना कि पीस तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसने कॉपरेशन नाम के वर्ड के साथ बेइज्जती कर दी। ठीक है, उसकी बेइज्जती कर दी कि भाई कॉपरेशन जैसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेक्स्ट, चैलेंज्ड बाय न्यू लिबरलिज्म एंड
कंस्ट्रक्टिविज्म, इसको न्यू लिबरलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म ने चैलेंज किया है। अब आज के दौर में इसका क्या रेलेवेंस है, इसका क्या यूज़ है, वो जान लेते हैं। एक्सप्लेन्स यूएस चाइना राइवलरी, ठीक है। अब जैसे कि यूएस चाइना की बीच में जो भी ट्रेड वॉर चल रहा है, ठीक है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो क्या है, ये है कि जब अभी देखो चाइना भी बहुत स्ट्रांग कंट्री है और यूएस भी बहुत स्ट्रांग कंट्री है। अब दोनों में सर्वाइवल का कंपटीशन है, ठीक है, तू बड़ा कि मैं बड़ा, तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट है ना। तो ये क्या है, यही तो न्यू रियलिज्म बोलता है कि सर्वाइवल की वजह से जो स्टेट्स हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो जिसका जीता जाता एग्जाम्पल अभी क्या है, इंडिया और चाइना। और यूजफुल इन एनालाइजिंग बाइपोलैरिटी एंड मल्टीपोलैरिटी, हम बाइपोलर वर्ल्ड को और मल्टीपोलर वर्ल्ड को अच्छे से एनालाइज करते हैं। शीत युद्ध की द्विध्रुवीयता और आज की बहुध्रुवीयता का विश्लेषण। एक्सप्लेन्स सिक्योरिटी डिलेमा इंडिया, पाकिस्तान, रशिया एंड नाटो। अब सिक्योरिटी डिलेमा क्या है, जब हमें इनसिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी को लेके, अपनी सुरक्षा को लेके हम इनसिक्योर फील करते हैं, तो ऐसे में सिक्योरिटी डिलेमा होती है। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था कि मान लीजिए अगर ए नेशन है वो स्ट्रांग है बी से, तो इसको इनसिक्योरिटी फील होगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये भी अपना जो पावर है बढ़ाएगा। तो ये क्या है, ये सिक्योरिटी की डिलेमा है, ये दिक्कत चल रही है, ये जो परेशानी चल रही है, ये जो ट्रस्ट नहीं है आपस में, ये सिक्योरिटी की वजह से नहीं है ना। तो ये एक्सप्लेन करता है सिक्योरिटी डिलेमा। अब जैसे कि आज इंडिया और पाकिस्तान में क्या है, सिक्योरिटी डिलेमा ही तो है। हम चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी एश्योर्ड रहे, पाकिस्तान भी यही चाहता है कि हमारी सिक्योरिटी, हालांकि उसके जो इंटेंशंस तो बहुत गंदे हैं, बट मुद्दा मेन क्या है जो वो सामने दुनिया को दिखाता है कि वो अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहता है पाकिस्तान, ठीक है। और इंडिया भी ये चाहता है कि सिक्योरिटी को मैं इंश्योर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो यहाँ से जो भी टेररिस्ट ग्रुप्स है इंडिया में मतलब बॉम्ब्स वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक है, अटैक करते हैं। और बाकी उधर पाकिस्तान का भी यही है कि जो इंडिया है, इंडिया एक डेंजर है पाकिस्तान के लिए। तो ये क्या सिक्योरिटी डिलेमा है दोनों के बीच। अब ऐसे ही जो रशिया है और नाटो है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या है, ये सिक्योरिटी डिलेमा है एक नेशन और दूसरे नेशन के बीच में। यही सब हमें एक्सप्लेन करता है नियो रियलिज्म। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और एक नए टॉपिक के साथ। सी यू, बाय, थैंक यू।